नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब आप सेशन सभी में। का स्वागत है हिंदी के। नमस्कार दोस्तों, आज हम नमस्कार दोस्तों, बताने जा रहे हैं बोर्ड पेपर एनालिसिस, जिसमें कि हम नमस्कार चर्चा दोस्तों, करेंगे आज कि हम किस तरह का जो प्रश्न एनालिसिस आया है, करेंगे कितने सॉल्व हुए हैं, बोर्ड किस पेपर तरह का एनालिसिस, जिसमें कि हम नमस्कार चर्चा दोस्तों। करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? और कितने अंकों का डिफिकल्ट लेवल था, किस तरह का, कितने अंकों के इजी क्वेश्चंस आए थे, इन सभी बातों पे विचार विमर्श करेंगे आज हम। तो कुल 28 अंक के प्रश्न, वो इजी लेवल का था, बहुत आसान से थे वो प्रश्न। उसमें आपका खंड ख व्याकरण भाग जो था वो बहुत इजी था, बहुत आसान था। और एवरेज में 36 मार्क्स का, कुल 36 अंक के जो प्रश्न थे वो एवरेज थे। मिला जुला रूप था उसका, ना तो ज्यादा मुश्किल था और ना ही बहुत आसान था। बुक एक्सरसाइज की अगर बात करें, जो आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका से जो प्रश्न आए थे वो बुक एक्सरसाइज से नहीं आए थे, बल्कि थोड़ा सा कुछ अंतर था उसमें। और कुल 16 अंक का जो प्रश्न था वो डिफिकल्ट लेवल का था, 20%। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पत्र पे अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले हिंदी ए सेट 1 की अगर बात करें, तो सबसे पहले आपका गद्यांश था, अपठित गद्यांश। आसान था, मुश्किल नहीं था। अगर आप ध्यान से अगर इसको पढ़ें तो सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न था, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है और क्यों? तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है मनुष्य स्वावलंबी बने तथा अपने आत्मविश्वास को जागृत करे। यदि व्यक्ति स्वयं में आत्मविश्वास जागृत कर लेता है तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह न कर सके। दूसरा प्रश्न है, आत्मविश्वास क्यों आवश्यक है और कैसे जागृत हो सकता है? इसका उत्तर है, हिंदी बी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आयशा, लेकिन आर्यन, लेकिन हिंदी ए के बारे में विचार विमर्श करने के बाद अभी हमने हिंदी ए का लाइव कर दिया है मैग्नेशन के साइट पे, और हिंदी बी अगले दिन वो लाइव होगा, मंडे को लाइव होगा वो, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, आत्मविश्वास आवश्यक है क्योंकि स्वयं में विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होता है। आत्मविश्वास आत्मविश्वास जागृत करने के लिए अनिवार्य है कि हम निराश ना हो, संघर्ष से जी न चुराएं और मेहनत से दूर ना रहें। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न, स्वावलंबन का सहोदर किसे कहा गया है और क्यों? तो आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मरक्षा और साहस, संतोष, धैर्य को स्वावलंबन का सहोदास कहा गया है। और आपने, आशा करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आपके लिए इजी होंगे। लेकिन अगर विचार करें अंतिम प्रश्न पर कि गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा स्वावलंबन जीवन का आधार, या इसका एक और शीर्षक हम बता सकते हैं, स्वावलंबन ही सफलता की कुंजी है। आप सभी ने इसका क्या उत्तर दिया है? ये सेट 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, खंड ख की बात करें, तो खंड ख में व्याकरण संबंधित प्रश्न है, बहुत ही आसान आए थे। जैसे कि हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि वाक्य रूपांतरण आएगा, बहुत आसान था। सबसे पहला अगर सॉल्यूशन की बात करें तो आपको संयुक्त वाक्य में बदलना था। इसका सही उत्तर होगा, वह मूर्ति पत्थर की थी और उस पर चश्मा असली था, क्योंकि ये दोनों ही वाक्य हैं और संयोजक के द्वारा इसको जोड़ा गया है, ये संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, आपको सरल वाक्य में बनाना था। आत्मविश्वास का महत्व, ये भी सही है, ये भी कह सकते हैं।
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सरल वाक्य में बनाना था, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, ये सरल वाक्य है। तीसरा प्रश्न है, काशी में जो संगीत आयोजन होता है उसकी एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है, ये मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य में आपको बनाना था। चौथा प्रश्न है, आपको एक वाक्य दिया गया था जिसमें संज्ञा आश्रित उपवाक्य, उसमें आश्रित उपवाक्य छांटना था और उसका भेद भी बताना था। तो एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, जिसका नाम कैप्टन है, ये है आश्रित उपवाक्य, और चूंकि कैप्टन संज्ञा शब्द है जिसके बारे में ये पूरा वाक्य बताया जा रहा है, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। ओके, अगला प्रश्न है वाच्य परिवर्तन करना। सबसे पहला है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, कर्म वाच्य में बदलिए। इसे कर्म वाच्य में बदलेंगे तो इसका उत्तर होगा, नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। आप सभी ने इसका उत्तर क्या किया है? सभी का उत्तर सही है, आशा करती हूँ सभी ने यही उत्तर किया होगा। बहुत आसान है वाच्य परिवर्तन करना। और अगला प्रश्न है, दर्द के कारण वह खड़ा नहीं हुआ, इसे भाववाच्य में बदलना है। और दर्द के कारण उससे खड़ा नहीं हुआ गया। आप सभी कोर्स, हम अभी कोर्स ए के बारे में बात कर रहे हैं, कोर्स ए सेट 1 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो दर्द के कारण उससे खड़ा नहीं हुआ गया, ये है भाववाच्य। परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, कर्तृवाच्य में बदला गया इस वाक्य को। नवाब, अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा कि खीरा लजीज होता है। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलें अगर, तो उत्तर होगा, नवाब साहब के द्वारा हमारी ओर देखकर कहा गया कि खीरा लजीज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। पद परिचय भी बहुत आसान था, आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, तो प्रदूषण रेखांकित पद है, इसका परिचय आप सभी ने क्या दिया, मैं जानना चाहती हूँ आप सभी का उत्तर क्या है। आप सभी ने क्या उत्तर दिया है, उत्तर दें अपना। प्रदूषण यहाँ पर संज्ञा शब्द है और ये पुल्लिंग भी है, फैल रहा है, देखिए क्रिया पर प्रभाव पड़ा है, और ये पुल्लिंग शब्द है और संज्ञा शब्द है। अगला दूसरा प्रश्न है, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। भाववाच्य, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं भाव्या? ओके, तो खरीदे होंगे क्रिया शब्द है और ये सकर्मक क्रिया है, चूंकि खीरा यहाँ पर कर्म उपस्थित है इस वाक्य में, क्रिया के साथ कर्म भी उपस्थित है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है और बहुवचन है, खरीदे होंगे। ठीक है, बहुत सारे खीरों की बात की जा रही है तो इसलिए क्रिया का रूप भी बहुवचन है। अगला है थक कर। जो भी हो, आप अभी सेट के बारे में हम चर्चा ना करें, इसके उत्तर पे जाएं, जिस किसी का भी सेट मैच कर रहा है प्रश्न, बाकी सारे सेट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे मेडिटेशन के लाइव साइट पे, लेकिन फिलहाल हम अभी उत्तर पे डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी सेट हो उसके बारे में ना डिस्कस करें, अभी हम उत्तर के बारे में चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो थक कर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है, यहाँ पर थक कर क्रिया को रेखांकित किया गया है। लेट गया ये भी क्रिया शब्द है, लेकिन यहाँ पर थक कर भी क्रिया शब्द है, इस क्रिया के पहले चूंकि ये आया हुआ है इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, अगला शब्द अगर बोले मेरा, तो मेरा सर्वनाम है और ये एक वचन है। स्वावलंबन का महत्व होगा कि महत्व नहीं होगा, ख्याति, स्वावलंबन का महत्व। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित वाक्य ये रस पर आधारित है, यहाँ पर एक काव्य पंक्ति दी गई है, उस काल मेरा क्रोध में हमारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सा गरजगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ने क्या दिया है, कौन सा रस है इन पंक्तियों में निहित, इन पंक्तियों में निहित रस का नाम बताइए। इन पंक्तियों में रौद्र रस निहित है, क्योंकि चूंकि क्रोध, हाँ बिल्कुल सही भाव्या, रौद्र रस निहित है। अगला है वीर रस का एक उदाहरण दीजिए। तो मैंने बार बार आप सभी से यही कहा है कि वीर रस का अगर उदाहरण लिखना हो तो बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीरता का प्रसंग आ रहा है, इसलिए ये वीर रस का उदाहरण आप सभी दे सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण होगा ये वीर रस का। ओके, अगला है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है, जो कि निर्वेद होता है। आप सभी ने निर्वेद लिखा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है उद्दीपन से आप क्या समझते हैं? तो जिन वस्तुओं की परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीप्त होने का तात्पर्य है जागृत होने लगता है, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया है बोर्ड पेपर में। और जैसे कि नायक नायिका की चेष्टा, ये उदाहरण भी देना जरूरी है। स्थायी भाव, स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव आप सभी के सिलेबस में बार बार कहा गया है। तो स्थायी भाव का अर्थ है, स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव, अर्थात काव्य या नाटक को पढ़कर या देखकर या सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव जागृत होते हैं, जो अंत तक चले आते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जैसे रौद्र रस की कविता पढ़कर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वह क्रोध अंत तक स्थायी रहता है। इसका उदाहरण है खंड ग की अगर बात करें तो इसमें गद्यांश दिया हुआ है, पठित गद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक से, और उससे संबंधित प्रश्न भी दिए गए हैं, जिसका उत्तर है नेताजी मूर्ति पर कस्बे के अध्यापक के द्वारा चश्मा बनाना भूल जाना पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, क्योंकि देश या देशभक्तों के प्रति उनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब की दृष्टि में कस्बे का अध्यापक बेचारा क्यों था? कस्बे के अध्यापक को बेचारा कहा गया है, जिसने मूर्ति बनाया था। तो हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न देख या अनुमान लगाया कि संभवतः कस्बे का अध्यापक यह तय न कर पाया, अध्यापक बेचारा था, क्योंकि अपने अथक प्रयासों के बावजूद वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने में असफल रहा। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा न होने की क्या संभावनाएं व्यक्त की? तो उन्होंने बार बार कहा है कि ये संभावना हो सकता है कि वो कस्बे का अध्यापक यह तय ना कर पाया हो कि चश्मा किस प्रकार से लगाया जाए, अर्थात मूर्ति में लगाई जाए या चश्मे को मूर्ति से अलग करके उसको फिट किया जाए, या चश्मा बनाया हो परंतु वह बाद में टूट गया हो, या चश्मा लगाने का उसका प्रयास असफल रहा हो, या चश्मा बाद में लगाया हो और निकाल दिया गया हो। तो इस तरह की कई संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि किस कारण से मूर्ति पर चश्मा नहीं था, क्या कारण हो सकते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं तो आपके पाठ्य पुस्तक में गद्य भाग पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जो कि आपके क्षितिज भाग 2 से लिए गए हैं। बाल गोविंद भगत के गीतों का खेतों के काम में काम करते हुए और आते जाते नर नारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर ध्यान से इसको देखें तो इस प्रश्न का हल आपको आसानी से मिल सकता है। अगर आपने ध्यान से बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ा हो तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला है, नखलवी अंदाज रचना में नवाब साहब की सनक को आप कहां तक उचित ठहराएंगे? बहुत कॉमन सा प्रश्न है, इसका भी उत्तर आसान है, मुश्किल नहीं है। फादर बुल्के ने भारत में रहते हुए हिंदी के उत्थापन के लिए क्या कार्य किए? और एक कहानी यह भी में लेखिका के पिताजी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुणों का उल्लेख करना है। ये सभी प्रश्न ज्यादा बड़े उत्तर हैं और मुख्य है ग्रामर पोर्शन, जो कि खंड ख में हमने उसका उत्तर दिया है। तो उन सभी को ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर गलतियां उसी में होती हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न तो आप सभी ने अच्छी तरह से किए होंगे और करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था यूट्यूब सेशन में कि काव्यांश पठित पाठों के आधार पर आएंगे, और वैसा ही आया हुआ है पिछली बार के मुताबिक। सिर्फ केवल यहाँ पर अपठित काव्यांश नहीं है जो पिछली बार आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गोपियों और उद्धव के बीच हुए संवाद के बारे में एक पंक्ति दी गई है, जिस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत आसान है, जिनका आपको उत्तर पाठ्य पुस्तक के एक्सरसाइज में ही, प्रश्न अभ्यास में ही मिल सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए में निहित व्यंग को समझाइए। इसमें गोपियों ने
कृष्ण को अति चतुर कहा है कि अभी वो और भी अधिक समझदार हो गए हैं। एक तो पहले ही उनकी चतुराई कम नहीं थी और अभी वो और अधिक उनकी चतुराई सामने आने लगी है। इस बात पर विचार विमर्श करना है कि गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं, जो उनके साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं। श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो ग्रंथों को पढ़कर और भी चतुर बन गए हैं। द्वारका जाकर उनका मन बहुत बढ़ गया है। अगला है प्रश्न, श्री कृष्ण द्वारा चुराए गए मन को वापस मांगने में निहित गोपियों की मनोव्यथा को स्पष्ट कीजिए। अर्थात जब उद्धव द्वारा उन्हें योग का संदेश भेजा गया तो गोपियों का मन कहीं ना कहीं व्यथित हो गया, तो उसी की चर्चा यहाँ पे करनी है। श्री कृष्ण ने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेजा और जिस कारण गोपियां व्यथित थीं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? यहाँ पर राजा का धर्म बताया गया है कि श्री कृष्ण को राजधर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार उन्होंने गोपियों को सताया है उद्धव द्वारा योग का संदेश भेजकर, वो राजधर्म कदापि नहीं है। तो इसी पर आपको उत्तर लिखना है, यही सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं तो कृतिका भाग 2 पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर कविता पे आधारित है, काव्य खंड पर आधारित 5 प्रश्न हैं और इसमें से 4 करने हैं, अर्थात वैकल्पिक है। आपके पास विकल्प उपस्थित है कि आप इनमें से कोई 4 उत्तर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, अर्थ नहीं रही है, कविता से आया है। और नागार्जुन की दंतुरित मुस्कान से कविता से प्रश्न आया है। छाया मत छूना कविता से आया है संगतकार, और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से एक प्रश्न आया है। इन सभी प्रश्न आसान है, मुश्किल नहीं है। अगला है, कृतिका भाग 2 से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने थे। तो बच्चे रोना धोना, पीड़ा, आपसी झगड़े ज्यादा देर तक आपस में नहीं रख सकते और इनको भूलकर जल्दी ही आपस में घुल मिल जाते हैं। इस पर आधारित प्रश्न था। जॉर्ज पंचम की नाक पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया है कि पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन करना क्यों जरूरी था? तो जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिस पत्थर का, वो पुरातत्व विभाग से ही उसकी जानकारी मिल सकती है, इसलिए उसकी छानबीन करना जरूरी समझा गया। यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का अच्छा माध्यम है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें अलग अलग धर्मों से संबंधित, चाहे धार्मिक भावना किसी की कैसी भी हो, संस्कृति कैसी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से, भारत में अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए लोग भी एक तरह के ही धार्मिक आस्थाएं रखते हैं। इस बात का उल्लेख इस प्रश्न में करना है। और अगला है आपका खंड घ, जिसमें कि आपको निबंध लिखना है। 200 से 250 शब्दों पर एक निबंध लिखना है। 3 विकल्प है आपके पास थे और उनमें से एक विकल्प पे आपको लिखना है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती, जिनमें आपको इन बिंदुओं पे उल्लेख करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बिंदुओं से, विषय से भटक जाते हैं तो अंक कम आने की संभावना है। इस कारण से आपको पहले भी बताया गया था कि इन बिंदुओं पर आधारित ही अपना निबंध लिखें और विषय से ना भटकें। अगला है महानगरीय भीड़ भाड़ और मेट्रो। मेट्रो किस तरह से हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए उपयोगी है, इन सभी बातों पे चर्चा करना था। इससे प्रदूषण की समस्या से भी समाधान मिल सकता है। मेट्रो रेल की भूमिका अदा करता है। मेट्रो के लाभ, जिससे कि समय की बचत होती है, अधिक समय नहीं लगता है, कम से कम समय में उस जगह पे पहुंचा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कई बार इससे पहले भी इस पर प्रश्न आ चुका है, और किस प्रकार से वो जनजीवन को प्रभावित करता है। ग्लोबल वार्मिंग का अभिप्राय, इन सभी विषयों पर आधारित रहकर ही आपको इन निबंध की रचना करनी है और इस तरह से उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, जो बहुत ही जल्द आपके लाइव साइट पे उपलब्ध होगा। मेरिट नेशन की लाइव साइट पे उपलब्ध होगा, आप सभी देख सकते हैं। और पत्रों की बात करें तो यहाँ पर एक औपचारिक पत्र है और एक अनौपचारिक पत्र आया है। बहुत आसान है कि धूम्रपान की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए आपको संपादक को पत्र लिखना था। सबसे पहले यहाँ पर कुछ अंक निर्धारित किए गए होते हैं कि पत्र में पता लिखने में कितने अंक मिल सकते हैं, इसका विषय
बहुत महत्वपूर्ण है, और अंत में पत्र की का समापन कैसे करें। इन सभी तत्वों पर आपको अलग अलग अंक दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल विषय लिख दिया है और पत्र सही तरीके से नहीं लिखा है तो आपको उसमें आपके अंक कट सकते हैं, इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं विज्ञापन पर। अंतिम प्रश्न है आपका विज्ञापन। तो विज्ञापन इस प्रकार से लिखें, अगर आपने लिखा होगा तो अच्छा है, कि सांस्कृतिक एकता प्रदर्शनी के बारे में बताया गया है और इस प्रदर्शनी में क्या क्या होने वाला है, साथ ही साथ कहाँ पे ये प्रदर्शनी होने वाली है उस जगह का उल्लेख करना है। इस तरह से इसको आकर्षक बनाने के लिए जरूर आए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना उचित है। साथ ही साथ पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण है जीवन का मुख्य आधार, आओ करें इस बात को स्वीकार, पेड़ लगाओ प्यार बढ़ाओ, गंदगी को पर्यावरण से दूर भगाओ, साफ सफाई को भूल न जाना, पर्यावरण को स्वच्छ भी बनाना। इस तरह से हम विज्ञापन लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं कोर्स बी पे। कोर्स बी पे हम ज्यादा उस चीज का उल्लेख नहीं कर सकते हैं अभी, लेकिन जो महत्वपूर्ण अंश है कोर्स बी का उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपठित गद्यांश की। तो अपठित गद्यांश में बहुत आसान आया था, अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाए तो इसके प्रश्नों का उत्तर हल किया जा सकता है, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है इसके उत्तर को। और खंड ख की अगर बात करें हम, अर्थात व्याकरण, तो व्याकरण बहुत आसान था। खंड ख में सबसे पहला प्रश्न है कि देश भर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, इस वाक्य में मनाया को पद क्यों कहा जा सकता है। इसके पहले कई साल ये प्रश्न पूछा गया है कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और दोनों के बीच अंतर क्या है, लेकिन इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से एक उदाहरण देकर प्रस्तुत किया गया है। तो प्रश्न मुश्किल नहीं है, क्योंकि मनाया आपको उदाहरण ऑलरेडी दे दिया गया है और इस उदाहरण को पद किस तरह से कहा जा सकता है। तो साधारण से इसका उत्तर बहुत आसान है कि चूंकि ये वाक्य में प्रयुक्त है, ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण इसे हम पद कहेंगे, और ये व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है, इस कारण से ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण शब्द पद कहलाता है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। रचना के आधार पर वाक्य बदलना है आपको। सबसे पहला है लड़कों का एक झुंड पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। सरल वाक्य है ये, और इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। अगर इसे मिश्र वाक्य में बदलें तो उत्तर होगा मनाया पद है क्योंकि यह वाक्य में प्रयुक्त है। का प्रश्न लड़कों का एक झुंड था जो पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। तो यहाँ पर जो संयोजक लगा के हम इसे मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है भाई साहब ने उछलकर पतंग की डोर पकड़ ली। अगर इसे संयुक्त वाक्य में बदलें तो उत्तर होगा भाई साहब उछले और पतंग की डोर को पकड़ लिया। ठीक है, भाई साहब उछले और उन्होंने पतंग की डोर को पकड़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है जिसे सरल वाक्य में बदलना है। ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी जिसमें खुला चैलेंज दिया गया हो। ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य है और इसे सरल वाक्य में बदलना है। अगर इसे सरल वाक्य में बदले तो आपका उत्तर क्या होगा? इसे सरल वाक्य में बदले तो हमारा उत्तर होगा ऐसा खुला चैलेंज देने वाली सभा पहले नहीं की गई थी। ऐसा खुला चैलेंज देने वाली सभा पहले नहीं की गई थी, ये होगा इसका उत्तर। आगे है समास विग्रह। यहां पर पत्र व्यवहार समस्त पद दिया गया है। अगर इसका विग्रह करें तो पत्र का व्यवहार, पत्र का व्यवहार। ठीक है, और ये संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, चूंकि का संबंध कारक लगा हुआ है इसलिए ये संबंध तत्पुरुष समास है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण या भगवान विष्णु। तो अगर इस तरह से इसका विग्रह करें तो दोनों ही परिस्थिति में ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास है और इसका विग्रह होगा चक्र को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। अगला है आपको समस्त पद दिए गए हैं लेकिन उन समस्त पदों से समास विग्रह करके दिया गया है और उसे समस्त पद में बदलना है और साथ ही भेद का नाम भी बताना है। तो महान है जो नायक, अगर इसे हम
समस्त पद बनाए तो महानायक, इसका उत्तर होगा महानायक। और ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास। ओके, आप सभी ने इसका उत्तर यही किया है। आशा करती हूं आप सभी ने सही उत्तर किया हो। घर और परिवार, घर परिवार, घर परिवार, और ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी सब सेट भी जल्दी ही हम उसको लाइव करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए जो सेट उपलब्ध थे हमने उसको अभी सॉल्व किया है। बाकी सारे सेट जल्दी ही मेडिटेशन के लाइव साइट पे लाइव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखे, वाक्य शुद्धिकरण करना। तो सबसे पहला है, शुद्ध आदर्श भी सोने के जैसे समान ही होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर पुनरावृत्ति हुई है, शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। जैसे और समान 2 बार इसका इस्तेमाल हुआ है एक ही शब्द का, तो आप इसको शुद्ध रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, शुद्ध आदर्श भी सोने के समान ही होते हैं। ठीक है, शुद्ध आदर्श भी सोने के समान ही होते हैं। हमें यहां से जैसे हटाना होगा। ओके, आप सभी ने सही किया है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आर्यमन, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला है ख, सिपाही लौटकर मुरा और कर्नल को घूरता हुआ चला गया। यहां पर भी पुनरावृत्ति है, लौटकर और मुरा दोनों शब्द पुनरावृत्ति की गई है, मतलब दोनों शब्दों का उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको लिखें कि सिपाही मुड़ा और कर्नल को घूरता हुआ चला गया। सिपाही मुड़ा और कर्नल को घूरता हुआ चला गया, इस तरह से इसका शुद्ध रूप होगा। अगला है, मैं यह बात तुम्हारे को नहीं बता सकता। ये बी कोर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक ये सेट 3 है। हाँ, सेट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। मैं यह बात तुम्हारे को नहीं बता सकता, यहाँ पर तुम्हारे को गलत सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तुम्हें, मैं यह बात तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है, मुझे 100 रुपए चाहिए। यहां पर देखिए चाहिए में चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, तो मुझे 100 रुपए चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप वाक्यों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अगला है, मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप मुहावरों को अपने अनुसार वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर केवल मैंने आप सभी को उसका अर्थ मैं आप सभी को बता देती हूँ। हाथ पांव फूल जाना, इसका आप सभी ने क्या किया है, उत्तर दीजिए अपनी तरफ से। हाथ पांव फूल जाना, भयभीत हो जाना। हाथ पांव फूल जाना, भयभीत हो जाना। अगला है, प्राणांतक परिश्रम करना, अर्थात आजीवन कठिन मेहनत करना, आजीवन परिश्रम करना। सिर पर तलवार लटकना, अर्थात खतरा करीब होना। सिर पर तलवार लटकना अर्थात खतरा करीब होना। आगे है, सपनों के महल बनाना, सुखद कल्पना करना। सपनों के महल बनाना अर्थात सुखद कल्पना करना। ओके, तो आशा करती हूँ आप सभी को खंड ख, जो कि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, थोड़ा डिफिकल्ट आप सभी के लिए हो सकता है, इसलिए उस चीज पर चर्चा कर दी गई है। बाकी सभी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित हैं, जो कि विस्तार पूर्वक देने वाले उत्तर है, बड़े उत्तर हैं, इसलिए उन पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। केवल जो छोटे उत्तर थे व्याकरण के, उन्हीं पर अभी हमने चर्चा किया है। ओके, तो आशा करती हूँ आप सभी का उत्तर सही हो और अच्छे अंक मिले, आप सभी को अच्छे अंक की प्राप्ति हो। और अभी जो हो गया उसे भूल जाएं और आने वाले पेपर की तैयारी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी परीक्षा के लिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय बाय।